गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th का बैच है, रिवीजन बैच। हम लोग स्टार्ट करेंगे आज यूनिट 3 चैप्टर 4। तो यूनिट 3 बिल्कुल शांत रहें। चैप्टर, इसमें दो चैप्टर हैं, 4 और 5। चैप्टर 4 का नाम क्या है? मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। तो जब हमने इसको मेन बैच में पढ़ा था तो कई सारे हमने एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़े थे। अब हम वो टॉपिक पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस का पार्ट है, ठीक है? तो मेन बैच में ये 8 लेक्चर में ख़त्म हुई थी यूनिट। ये चैप्टर हम लोग इसमें 3 टर्म में ख़त्म करेंगे, आज कल परसों, ठीक है? तो सबसे पहले क्या देखने जा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। क्या देखने जा रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड। बिल्कुल शांत रहो। द स्पेस अराउंड, बातें करने बेटा बाहर चले जाओ। द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट, द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट in which a magnetic needle experiences in which a magnetic needle experiences a force couple। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो काम कर रहा था टेस्ट चार्ज, कौन कर रहा था? प्लस क्यू नॉट। वही काम यहाँ पे कौन करेगा? मैग्नेटिक निडिल। मैग्नेटिक निडिल, ठीक है? टेस्ट चार्ज पे क्या लगता था? फोर्स, या तो अट्रैक्शन फोर्स या रिपल्सन फोर्स। समझ गए? मैग्नेटिक नीडल पे क्या लगेगा? टॉर्क, यानी फोर्स कपल, ठीक है? फोर्स कपल लगने से क्या होगा? ये रोटेट होगा। क्या होगा? रोटेट। और रोटेट होने के बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुक जाएगा। थोड़ी देर तो रोटेट होगा, उसके बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुक जाएगा, ठीक है? अभी नहीं समझे? जैसे आपने मैग्नेटिक नीडल को यहाँ रखा, कोई फोर्स कपल नहीं लग रहा है, मतलब जैसे है वैसे बना रहा है, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यहाँ रखा, कोई फोर्स कपल नहीं लग रहा है, यानी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। यहाँ रखा, फोर्स कपल लग रहा है। कैसे पता चलेगा फोर्स कपल लग रहा है? मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी? रोटेट होने लगेगी। क्या होने लगेगी? छोटी इस डिब्बी में देखा होगा ना आपने, ऐसे रोटेट होने लगेगी। थोड़ी देर तक रोटेट होती है, बाद में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होती है? रुक जाती है। समझ गए? जब वो रुक जाए, जैसे ये रुक गई, तो आप क्या करो, उसके साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे पॉइंट लगा दो। जैसे नीडल है ये, एक पॉइंट साउथ पोल लगा दो, एक पॉइंट नॉर्थ पे लगा दो। रुकने के बाद, नहीं समझे? जब ये मैग्नेटिक नीडल रुक जाए तो एक पॉइंट कहाँ पे लगा दो? साउथ पे, और एक नॉर्थ पे। नीडल को हटा दो, साउथ से नॉर्थ को मिला दो। ये हो जाएगी उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब जैसे आपको यहाँ पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, सपोज यहाँ पे, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रख देंगे, फोर्स कपल लगेगा, थोड़ी देर तक वो रोटेट होगी, बाद में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुक जाएगी। जब वो रुक जाए, जैसे ये रुक गई, तो एक पॉइंट कहाँ पे लगा दो? साउथ पोल पे, और एक नीडल को हटा दो, साउथ से नॉर्थ को ज्वाइन कर दो। ये हो गई इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अभी नहीं समझे? कोई डाउट? लिखें। द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट, द स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट इन विच a magnetic needle, any magnet
in which a magnetic needle experiences a force couple. Experiences a force couple. Force couple को अंडरलाइन करें. Due to which magnetic needle rotates and stays in a particular direction. Rotates and finally stays. Finally word और लगा लो. Finally stays in a particular direction. Rotates and finally stays in a particular direction. Then that space is called magnetic field of that magnet. That space is called magnetic field of that magnet. पैरा चेंज करें. A line joining from south pole to north pole. A line joining from south pole to north pole. Of a freely kept magnetic needle. Of a freely kept magnetic needle. Comma, represents direction of magnetic field. Represents direction of magnetic field at that point. At that point. ठीक है. तो किससे किसको ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग? साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. अंडरलाइन कर लो. साउथ पोल टू नॉर्थ पोल. ठीक है. यानी जिस पॉइंट पे भी हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी होती है वहां पे क्या रख देंगे? मैग्नेटिक नीडल. थोड़ी देर तक तो रोटेट होगी. फाइनली वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या हो जाएगी? स्टे हो जाए, रुक जाएगी. जब वो रुक जाए तो साउथ से नॉर्थ को ज्वाइन कर दो. ठीक है. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. इसके पिछली जो यूनिट थी, यूनिट 2, उसमें हमने 6 लेक्चर दिए हैं प्रॉब्लम्स में. कितने लेक्चर दिए हैं? 6. और लाइन से सारी प्रॉब्लम्स बताई हैं. समझ गए? क्योंकि सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आने के चांसेस उसी यूनिट से हैं. समझ गए? और जैसे बच्चों को पता चला कि हम थ्योरी नहीं पढ़ाएंगे, प्रॉब्लम्स कराएंगे, तो सारे बच्चे गायब हो गए. 2 ही 4 आते रहे. ठीक है. जबकि आपको पता है कि थ्योरी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है. थ्योरी केवल इसलिए है ताकि प्रॉब्लम्स को ट्राई कर सको. आनी तो प्रॉब्लम्स ही हैं. ठीक है. फिर जब इसकी प्रॉब्लम चालू हो जाए तो फिर गोला मारना चालू कर देना ताकि पूरी तरह से बर्बाद हो जाओ. इतने महान उद्देश्य हैं वो पूरे हो जाएं. समझ गए? जो हम लोग थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये तुम पुराना वीडियो देखोगे तो भी यही होगा, कॉपी से पढ़ोगे तो भी यही होगा, अपने आप पढ़ोगे तो भी यही होगा. भाई मेन तो दिक्कत किस में है? प्रॉब्लम्स में. वो करते नहीं हो कि उसमें ब्रेन का यूज होता है. स्टोरी सुनते रहो बस. ठीक है. अरे क्या तुमको सोच रहे हो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की डेफिनेशन आएगी? जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो तो उसमें है, अनसॉल्व में है. भाई ये तो केवल इसलिए होता है ताकि आपको बेसिक जानकारी हो जाए, ताकि प्रॉब्लम्स को क्या कर सको? ट्राई कर सको. अब जैसे प्रॉब्लम चालू, जब तक थ्योरी हो रही है तब तक सारे बच्चे आ रहे हैं, और जैसे इसकी प्रॉब्लम चालू करेंगे सब गायब, क्योंकि उनको पता है वही आना है. जो नहीं आना है उसमें सारे बच्चे आते हैं. भाई मुश्किल से 25% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट पे होते हैं, प्रूवमेंट या डेफिनेशन. 25% मुश्किल से. बाकी सब क्या होती हैं? प्रॉब्लम्स होती हैं, लैंग्वेज को ट्विस्ट करके होती हैं. वो तब कर पाओगे जब उसकी प्रैक्टिस करोगे. ठीक है. तो हम एक दिन पहले बता देंगे कब प्रॉब्लम्स चालू कर रहे हैं, ताकि तुम लोग मतलब ना आ सको. ठीक है. धोखे से कहीं आ गए तो दिक्कत हो जाएगी. ठीक. मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स. तो सुनिए, मैग्नेटिक लाइंस कैसे ड्रॉ करते हैं? एक वाइट पेपर लिया, कार्ड शीट,
सेंटर पे एक मैग्नेट रखते हैं, बार मैग्नेट, इसके चारों तरफ पेंसिल से एक बाउंड्री बना देते हैं। क्यों बना देते हैं? ताकि अगर हिले तो वापस इसको यहाँ ले आए। नहीं समझे? अगर बाउंड्री नहीं बनाओगे तो क्या होगा, पता चला लाइन ड्रॉ करते समय हिल गया तो फिर लाइन डिस्टर्ब नहीं हो जाएंगी सब। तो चाहो तो बाउंड्री क्यों बनाई जाती है? ताकि ये हिल जाए तो वापस वहीं पे ले आए। फिर मैग्नेटिक नीडल लेंगे, उसको एक कोने पे रखेंगे, थोड़ी देर तक रोटेट होगी, उसके बाद एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रुक जाएगी। जब रुक जाए तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे क्या लगा लेंगे, पॉइंट। ऐसे रुकेगी, जब यहाँ रखोगे तो ऐसे, तो साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे क्या लगा लेंगे, पॉइंट। फिर नीडल को क्या रखेंगे, अगले वाले पॉइंट पे, फिर थोड़ी देर रोटेट होगी, फिर रुक जाएगी। जब रुक जाएगी तो आप देखोगे जहाँ पे पहले नॉर्थ था अब वहाँ पे क्या आ जाएगा, साउथ। ऐसे ऐसे रुकेगी, यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे, फिर अगले वाले पॉइंट पे रखेंगे। समझ गए? ऐसे पॉइंट 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 मिल जाएंगे, बाद में उसको फ्री हैंड क्या करेंगे, मिला देंगे। समझ गए? इन लाइंस को हमने किसके द्वारा ड्रॉ किया है, मैग्नेटिक नीडल के द्वारा। किसके द्वारा ड्रॉ किया है? और मैग्नेटिक नीडल किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। मतलब ये लाइन भी किसको रिप्रेजेंट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। नहीं समझे? तो ये जो लाइंस हमने ड्रॉ किया है ये किसके द्वारा ड्रॉ किया हमने, मैग्नेटिक नीडल के द्वारा। और मैग्नेटिक नीडल किसको रिप्रेजेंट करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। इसका मतलब ये जो लाइंस होंगी ये भी किसको रिप्रेजेंट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। ठीक है? तो कैसे होती लाइंस आपको पता है, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। यानी अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, ऐसे। अगर अंदर लाइंस हैं तो उसका, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर नहीं होता, कि कोई मेटल है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड मेटल के अंदर भी होता है, देखो, बल्कि अंदर स्ट्रांग होता है, क्योंकि अंदर लाइंस कैसी हैं, पास पास। समझ गए? तो लाइंस कहां से स्टार्ट होती हैं, नॉर्थ पोल, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ, मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। बीच वाली लाइन स्ट्रेट होती है, ऐसे। और मैग्नेटिक लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं, कितनी भी कंजेस्टेड हो जाए। क्लियर? ऐसे। तो आप क्या देख रहे हो कि जो एंड है वहां पे मैग्नेटिक लाइंस कैसी हैं, कंजेस्टेड, और बीच में कैसी हैं, रेयरर। नहीं दिख रहे हैं क्या? ठीक है? अब जैसे आपको इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है, मान लेते हैं यहाँ निकालनी है, तो डायरेक्शन को हमेशा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्ट्रेट लाइन से। डायरेक्शन का मतलब होता है वेक्टर, डायरेक्शन मीन्स, और वेक्टर मीन्स स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे जिस निकालना है तो यहाँ पे ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। अब कोई पूछे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, तो यहाँ पे आपको टेंजेंट ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। टेंजेंट कहाँ ड्रॉ किया जाता है, जहाँ पे कर्व्ड लाइन होती है, क्योंकि डायरेक्शन का मतलब वेक्टर होता है, और वेक्टर कभी भी डिजाइनर नहीं होता है। नहीं समझे? ऐसे नहीं होता ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। समझ गए? तो डिजाइनर वेक्टर कभी नहीं होते हैं। अभी नहीं समझे? वेक्टर हमेशा कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। ठीक है? तो जहां भी कर्व मिलता है, अगर वहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, कोई भी डायरेक्शन चाहिए, तो वहां पे हमें क्या करना पड़ता है, टेंजेंट। जैसे आपको यहां पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पे क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? यहां चाहिए, यहां टेंजेंट ड्रॉ कर दो। ठीक है? कोई डाउट? प्रॉपर्टीज आप समझी गए?
जहाँ पे ये पास पास होती हैं प्रॉपर्टीज़, तो ये मैग्नेट के बाहर कहाँ मूव करती हैं, साउथ पोल टू सॉरी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ, यानी क्लोज कर्व होती हैं। क्या होती हैं? क्लोज कर्व। सेकेंड, जहाँ पे ये कंजेस्टेड होती हैं वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है? स्ट्रॉन्गर। और जहाँ पे ये रेयरर होती हैं, वीकर। रेयरर लिखना है तो वीकर लिखो, नहीं समझे? नेवर इंटरसेक्ट, ये तो आप जानते हैं क्यों नहीं इंटरसेक्ट करती हैं, क्योंकि इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पे हम कितनी टेंजेंट लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं? 2। जैसे इंटरसेक्ट की मान लेते हैं तो एक टेंजेंट लाइन हम इस पे ड्रॉ कर सकते हैं और एक टेंजेंट लाइन हम इस पे ड्रॉ कर सकते हैं। यानी एक ही पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की कितनी डायरेक्शन रिप्रेजेंट होंगी? 2, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल रखेंगे तो वो B1 को रिप्रेजेंट करेगी, B1 की तरफ जाएगी या B2 की तरफ जाएगी, या B से फट जाएगी, आधी B1 जाएगी आधी B2 जाएगी, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अभी नहीं समझे? और जहाँ पे मैग्नेटिक लाइंस कैसे होती हैं? पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। कैसे होती हैं? पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट। वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? 2 बार मैग्नेट रख करके, इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म। कहीं भी आपको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो किया गया है, इसका मतलब एक इधर नॉर्थ पोल है, उधर क्या है? साउथ पोल। बेटा आगे आ जाओ, ये भी इंसान है। तो कहीं पे भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो किया गया है तो इसका अंदर एक तरफ नॉर्थ पोल है, एक तरफ साउथ पोल। ठीक है, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस करते हैं? एक तरफ पॉजिटिव प्लेट और दूसरी तरफ निगेटिव प्लेट। समझ गए? हम वो बात अलग है, प्लेट नहीं शो करते हैं, लेकिन वेल अंडरस्टूड होता है कि कहीं पे भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक तरफ पॉजिटिव प्लेट है, एक तरफ निगेटिव प्लेट। पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। वैसे ही एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल। क्लियर? अब भी नहीं समझे? लिखिए, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स। द इमेजिनरी कर्व लाइन्स drawn in the magnetic field, the imaginary curved lines drawn in the magnetic field which represents direction of magnetic field continuously, which represent direction of magnetic field continuously, comma, are called magnetic lines of force. Magnetic lines of force. डायग्राम बना लीजिए। डायग्राम बना लें। प्रॉपर्टीज लिखें। द मैग्नेटिक लाइन्स ट्रेवल नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। The magnetic lines travel north pole to south pole outside of a magnet, and south pole to north pole, inside of a magnet, inside of the magnet. That is, these are closed curve. These are closed curve. Closed curve को अंडरलाइन कर लें।
सेकेंड, द रीजन रीजन नहीं है, रीजन REGION, द रीजन वेयर मैग्नेटिक लाइन्स आर कंजेस्टेड, कॉमा, मैग्नेटिक फील्ड is stronger in that region, magnetic field is stronger in that region, and where magnetic lines are rarer, comma, magnetic field is weaker in that region, Third, magnetic lines never intersect, with each other, because at intersection point, comma, two tangent lines can be drawn, that is two directions of magnetic field, will represent at a single point, two directions of magnetic field will represent at a single point, which is not possible, Fourth point, the place where magnetic lines are parallel and equidistant, comma, the magnetic field at that place is known as यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। डायग्राम बना लिए। कैसे प्रोड्यूस करते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? दो बार मैग्नेट अपोजिट पोल्स आमने सामने रखे, ठीक है। बायो-सेवर्ट लॉ देखिए, तो इस चैप्टर में 3 पार्ट में है, जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, और एक भी टॉपिक जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो हम छोड़ाएंगे नहीं, लेकिन जो एक्स्ट्रा हमने बताया था मेन बैच में अलग से वो नहीं बताएंगे, ठीक है। जैसे हमने टोराइड सॉलिनाइड पढ़ाया था, एक तो लॉन्ग सॉलिनाइड थी और एक टोराइड आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो उसको नहीं बताएं, मतलब जो सिलेबस में नहीं है वो रिवीजन बैच में इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो आपके सिलेबस का पार्ट है वो सारे डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी आप इसी से काम चला सकते हैं जो अभी पढ़ रहे हैं आप। भाई पहले पढ़ोगे इस चैप्टर को तो 8 लेक्चर है, अभी पढ़ोगे तो 3 लेक्चर में हो जाएगा, नहीं समझे, ठीक है। तो 8 लेक्चर कहाँ पढ़ पाओगे, तो 3 से काम चल जाएगा, ठीक है। फिर रिपीट कर रहे हैं, केवल 25-30% ही आता है थ्योरी में डायरेक्ट, CBSE में स्पेशली, बाकी सब ट्विस्ट करके पूछा जाता है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं। वो आप तब सीख पाओगे जब इसकी प्रॉब्लम्स करोगे, वो आप करोगे नहीं, ठीक है। तो 3 दिन आ जाओ, उसका प्रॉब्लम चालू होगी तो हम बता देंगे, तो आना बंद कर देना, ठीक है। सुने
फिर रिपीट करें, 30 मैक्सिमम 30% हम बता रहे हैं जो डायरेक्ट आएंगे इम्प्रूवमेंट्स या थ्योरी, ठीक है। बाकी सब ट्विस्ट करके प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल्स या उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बायो-सेवर्ट लॉ। तो बायो-सेवर्ट लॉ के दो एप्लीकेशन है आपके सिलेबस में, एक स्ट्रेट वायर और दूसरा करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। स्ट्रेट वायर, करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, दो एप्लीकेशन है, दोनों देख लेंगे, ठीक है। तो पहले हम क्या देखने आ रहे हैं, बायो-सेवर्ट लॉ। सुने, तो जब भी हम किसी वायर में करंट फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड। उस मैग्नेटिक फील्ड को हम बायो-सेवर्ट लॉ का यूज करके क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। पहले स्मॉल एलिमेंट के कारण, फिर इंटीग्रेट करेंगे पूरे वायर के कारण, ठीक है। तो ये कोई वायर है, किसी भी शेप का है, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी। अब इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, इसमें हमने ये स्मॉल एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है, dl। और ध्यान रखना dl वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो आई वेक्टर, आई की डायरेक्शन में, आई वेक्टर नहीं, आई की डायरेक्शन में। अगर आई हम नीचे लेते तो dl वेक्टर पे कहाँ लेना पड़ता है, नीचे, ठीक है। और ये बहुत छोटा होता है, समझाने के लिए बड़ा लिया गया है। ये पॉइंट P है जहां पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालने हैं, और ये कौन सा वेक्टर हो गया आपका, R वेक्टर। कौन सा वेक्टर हो गया, R। क्लियर, नहीं समझे। ये एंगल कितना हो गया, थीटा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड नोट करते चलें, प्रोड्यूस्ड at point P due to small element dl vector of a current carrying conductor। तो कोई भी प्रूवमेंट अगर आता है तो बस आप एक लाइन शुरुआत में लिख दें, सफिशिएंट है, ठीक है। मेन डायग्राम और उसका फार्मूला है, ठीक है। तो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट अ पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dl वेक्टर ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या होता है, dV प्रोपोर्शनल टू I। सेकेंड, dV प्रोपोर्शनल टू dl, लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट। थर्ड, dV प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। और फोर्थ, dV इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल कहें तो R स्क्वायर कहेंगे, प्रोपोर्शनल कहेंगे तो 1/R स्क्वायर, ठीक है। चारों को एक साथ लिख लें, dV प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। अब हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसको तुम कॉपी से पढ़ो, पुराना वीडियो देख के पढ़ो, या हम 4 बार और इसको रिवाइज करा दें, फ़ायदा क्या है इसका। हमें आज तक ये नहीं समझ आया कि थ्योरी पढ़ने का फ़ायदा क्या है। भाई तुम कॉपी से पढ़ोगे तो भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। वो बात अलग है कॉपी ही ना बनाई हो, समझ गए। पुराने वीडियो देखोगे तब भी यही है। जब यहाँ प्रोपोर्शनल हटाते हैं, μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपॉन R स्क्वायर। और अगर डायरेक्ट बायो-सेवर्ट पढ़ाने भी आ जाएं तो भी ऐसे पढ़ाएंगे वो, यानी वो खुद आ जाएं, समझ गए। तो प्रोपोर्शनल हटाया तो कांस्टेंट क्या आ गया, μ0/4 पाई। वेक्टर फॉर्म में लिखें, हाँ वेक्टर फॉर्म जरूर ध्यान रखना, क्योंकि जो 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं
उनमें जो भी फार्मूला पूछा जाता है वेक्टर फॉर्म ही पूछा जाता है। मैग्नेट में सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है? वेक्टर फॉर्म। हर एक में वेक्टर फॉर्म ही पूछते हैं। और वेक्टर फॉर्म में दिक्कत क्या है कि हम ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट होता है ज़्यादातर में। तो वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा? डी बी वैक्टर इक्वल टू, और कोई भी फार्मूला लिखते हैं बगल में उसकी यूनिट जरूर लिखा करें कि कम से कम जो 30-35% पेपर करो उसमें तो पूरे मार्क्स मिल जाए। समझ गए? तो न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो वेक्टर फॉर्म में क्या आता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर क्यूब डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म हो गया। अपॉन में आर क्यूब क्यों हो गया, समझ आया? जब हम इसको ओपन करेंगे तो डीएल आर साइन थीटा एन कैप आएगा ना, तो एक आर कट जाएगा। स्केलर फॉर्म में आर स्क्वायर होता है, वेक्टर फॉर्म में आर क्यूब, क्योंकि एक आर ऊपर भी तो आ गया है। ये वेक्टर फॉर्म न्यूटन पर एम्पियर मीटर। फिर रिपीट कर रहे हैं, वेक्टर फॉर्म ही आपको पूछा जाता है ज़्यादातर। और ऑर्डर ध्यान रखेंगे, इसको हम आर क्रॉस डीएल नहीं कर सकते, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। हाँ, म्यू नॉट को कहते क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ एयर और वैक्यूम। कितनी वैल्यू होती है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अगर डायमेंशनल फार्मूला देखें म्यू नॉट का, क्योंकि अक्सर पूछते हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट का, तो न्यूटन का हो जाएगा mL/T-2 और एम्पियर का हो जाएगा A, तो एम्पियर स्क्वायर है तो A स्क्वायर हो गया। mL/T-2 A-2। नोट कर लिया यहाँ तक? अगर हम इसकी डायरेक्शन देखें मैग्नेटिक फील्ड की, तो कैसी आएगी? क्रॉस। कैसे आएगी वो अभी हम बता रहे हैं आपको। डायरेक्शन शो कर दो यहाँ, राइट हैंड स्पाम रूल नंबर 1 से। ठीक है, अभी बता रहे हैं उसको तुरंत। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? शांत रहो। 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अगर हम लोग म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकालें, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल शांत रहो। वैल्यू ऑफ म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है? देखिए हमने 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है 9 इंटू 10⁹ तो एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा? 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है? न्यूटन मीटर स्क्वायर F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये किसकी वैल्यू है? म्यू नॉट की। ये किसकी वैल्यू? बेटा देख लो, बात करनी बाहर चले जाओ। तो ये म्यू नॉट, ये एप्सिलॉन नॉट। तो तुम लोग बेटा 11 मार्च से किस बैच में आओगे? 135 246। तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई कर दें, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। तुम लोग बेटा अच्छा पीछे चले गए तुम बर्दाश्त नहीं हुआ है। बोर्ड पे ध्यान दो, इतने धीरे बातें करो कि यहाँ तक आवाज़ ना आए। चाहो तो मोबाइल निकाल लो, वो भी चलाओ, लेकिन यहाँ तक डिस्टर्ब ना हो बस। ठीक है, ईयरबड्स लगा लो, हेडफोन लगा लो, सब कर लो, बस यहाँ तक डिस्टर्बेंस ना हो।
1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹9। तो ये म्यू नॉट, बेटा मना किया यहां तक आवाज ना है, धीरे धीरे बोलो। हाँ आ रही है, और धीरे बोलो। फोर पाई से 4 पाई कैंसिल, ये किसकी वैल्यू रखी हमने, म्यू नॉट, और ये एप्सिलॉन नॉट, यानी ये हो गया। तुम लोग भी पीछे चले जाओ, आदि का पीछे चले जाओ। 9 इंटू 10⁻16, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसको, 3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर, यानी म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c²। यानी c की वैल्यू क्या आ गई, रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। वेयर c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। नोट करें जल्दी से। अब राइट हैंड्स पाम रूल नंबर 1। राइट हैंड्स, जैसा कि आपको पता है इस यूनिट में, दोनों चैप्टर में इस यूनिट के सबसे जरूरी चीज क्या होती है, डायरेक्शन निकालना। इस चैप्टर के और इसके अगले चैप्टर, इस पूरी यूनिट में सबसे मेन चीज क्या है, डायरेक्शन निकालना। और डायरेक्शन निकालने के लिए हम दो ही रूल यूज करेंगे, एक पाम रूल नंबर 1, एक पाम रूल नंबर 2। तो राइट हैंड्स पाम रूल नंबर 1, इसका यूज कब करते हैं, टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। बस केवल एक ही जगह यूज होता है। तो राइट हैंड्स पाम रूल नंबर 1। हम थोड़ा बातचीत ब्रेक ले लें क्या, तुम बेटा हर एक से बातें करते हो। तो राइट हैंड्स पाम रूल नंबर 1, तो इसका यूज केवल एक ही जगह होगा, जब आपको इलेक्ट्रिक करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या करनी हो, फाइंड करनी हो। बस रूल नंबर 2 का बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि उसमें 3 डायरेक्शन होती हैं, एक एफ, एक बी और एक आई। समझ गए। रूल नंबर 2 में एफ बी आई, उसमें से कोई भी 2 डायरेक्शन दी होंगी, तीसरी निकालनी होगी। इसका केवल एक ही जगह यूज होगा, करंट के कारण किसकी डायरेक्शन फाइंड करना, मैग्नेटिक फील्ड। समझ गए। देखिए तो फिंगर्स कहां रखते हैं, in the towards that point at which, साथ में नोट करते चलें ताकि बातें ना करो, साथ में नोट करो। towards that point at which direction of magnetic field is required। तो फिंगर्स कहां रखते हैं, towards that point at which direction of magnetic field is required। ठीक है। thumb direction of current, direction of current, then the direction perpendicular outwards to the palm, then the direction perpendicular outwards to the palm। बेटा बाहर चले जाओ, साक्षी बेटा तुम्हारी आवाज आ रही। हम फिजिक्स पढ़ाते ना तो फ्रीक्वेंसी पता रहती है हमें।
अभी केमिस्ट्री वालों को कहो तो बात अलग है, वो जाना नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स टू द पाम, यानी ये डायरेक्शन, ठीक है। राइट हैंड यूज करेंगे, ये पाम है, पाम के परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स, ये डायरेक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर? फिंगर्स कहाँ रखते हैं? टुवर्ड्स दैट पॉइंट एट विच डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है ये रिप्रेजेंट करेगा किसको? मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। और इसके ऑप्शन में कौन सा लॉ है? नहीं, वो रूल 2 के ऑप्शन में है। हाँ, इसको स्क्रू रूल, मैक्सवेल्स स्क्रू रूल, मैक्सवेल्स स्क्रू रूल, ठीक है। वो नहीं जान पाओगी, इसको याद रखो, समझ गए? वो ऐसे थंब कहाँ रहता है? करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। और फिंगर्स को ऐसे मोल्ड करते हैं, फिंगर्स बताती बी की डायरेक्शन को, ठीक है। ये सबसे सिंपल है, ठीक है। तो जो बेवकूफ टाइप के बच्चे हैं वो इधर उधर दिमाग जरूर उलझाएंगे ताकि ये भी ना यूज कर पाएं, ठीक है। नहीं समझे? ठीक। तो देन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स टू द पाम रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है। आपको पता है टोटल कितनी डायरेक्शंस होती हैं? 6। जो आपका आंसर आएगा वो उन्हीं 6 में से कोई ना कोई, ठीक है। पहली डायरेक्शन कौन सी हो गई? ये अपवर्ड्स ऑन पेपर प्लेन, दूसरी कौन सी हो गई? डाउनवर्ड्स ऑन पेपर प्लेन, तीसरी टुवर्ड्स राइट हैंड ऑन पेपर प्लेन कह सकते हो, चौथी टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड, और क्रॉस ये क्या होता है? परपेंडिकुलर इनवर्ड्स, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स भी कर सकते हो, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स यानी ये डायरेक्शन क्रॉस होती है, और डॉट परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। पेपर में आप इसे पेपर प्लेन के लिए आप इसे परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स भी कर सकते हैं, जैसे पेपर ऐसे रखा जाता है ना, जो पेपर होता है पेपर प्लेन ऐसे तो होता नहीं, ऐसे होता है, तो इसे कहेंगे क्रॉस। तो इसे परपेंडिकुलर इनवर्ड्स भी कर सकते हो, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स भी कर सकते हो, परपेंडिकुलर इनवर्ड्स या परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स। इसे क्या कहोगे? डाउनवर्ड्स ये भी है, डाउनवर्ड्स ये भी है, ये है डाउनवर्ड्स ऑन पेपर प्लेन, ये क्या है? डाउनवर्ड्स ऑन पेपर प्लेन, नहीं समझे? और ये परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स है, नहीं समझे? अपवर्ड्स ये भी है, अपवर्ड्स ये भी है, ये भी तो अपवर्ड्स है। इसे क्या कहोगे? इस वाले को अपवर्ड्स ऑन पेपर प्लेन, अपवर्ड्स ऑन, और इसे क्या कहोगे? परपेंडिकुलर अपवर्ड्स, चाहे परपेंडिकुलर अपवर्ड्स कह दो चाहे परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स कह दो, परपेंडिकुलर अपवर्ड्स और परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। इसे क्या कहेंगे? परपेंडिकुलर इनवर्ड्स और परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स। तो ध्यान से सुने, जैसे ये पेपर है, हम फिर रिपीट कर रहे हैं, इसे क्या कहोगे? डाउनवर्ड्स ऑन पेपर प्लेन, डाउनवर्ड्स, देखो, तो इसे कहोगे डाउनवर्ड्स ऑन, फिर आने वाला होगा बेटा फोन, अभी बाहर ही रहो। अच्छा,
तो इसे क्या कहेंगे, डाउनवर्ड्स ऑन पेपर प्लेन, डाउनवर्ड्स ऑन, और इसे क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स। परपेंडिकुलर डाउनवर्ड्स कह दो, चाहे परपेंडिकुलर इनवर्ड्स। नहीं समझे, समझ आ रहा है कुछ। इससे क्या कहोगे, अपवर्ड्स ऑन पेपर प्लेन। क्या कहोगे, देखो ऐसे है ना, तो अपवर्ड्स ऑन पेपर प्लेन। ऐसे क्या कहोगे, परपेंडिकुलर अपवर्ड्स। चाहे परपेंडिकुलर अपवर्ड्स कह दो, चाहे परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स कह दो। समझ गए। क्रॉस और डॉट को याद रखने का हमने एक स्पेशल तरीका बताया था आपको। हम लोग डॉट पेन यूज करते हैं। डॉट का मतलब आगे वाला पॉइंट। डॉट दिखे तो डॉट, ना दिखे तो क्रॉस। ऐसे आपको डॉट दिख रहा है, बोलो दिख रहा है, कहां दिख रहा है डॉट, तो डॉट दिख रहा है नहीं, तो क्या हो गया, क्रॉस। जब डॉट ना दिखे तो क्या होता है, क्रॉस। और जब डॉट दिखता है तो डॉट। डॉट वाला आगे वाली नोक। अब ये नहीं पता कैप बंद करके यूज कर रहे हो तो ना इधर दिखे ना उधर दिखे। समझ गए। कैप ओपन करके, जैसे ये है, इसे क्या कहोगे, डॉट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, डॉट दिख रहा है, ऊपर डॉट, नोक। नहीं जान पा रहे हो क्या, अरे डॉट दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ तो डॉट हो गया। अब डॉट दिख रहा है नहीं, क्रॉस हो गया। समझ गए। डॉट दिखे तो डॉट, ना दिखे तो क्रॉस। समझ। डॉट का मतलब आगे वाला पॉइंट, नोक। अब बोर्ड पे ये क्या है, क्रॉस, और ये डॉट। हमसे पूछो, तुम्हें नहीं समझ आया, बता दो उसको, बता दो। ठीक है, तो ये नोक है, आपको दिख रहा है, नोक यानी डॉट। अब दिख रहा है नोक नहीं, तो क्रॉस। ये क्या है बोलो, यशी, डॉट है, नो, क्रॉस हो गया। ठीक है, दो ही ऑप्शन थे, दोनों बता दिए तुमने। चार होते तो चारों बताते। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। अब बताओ, डॉट है कि क्रॉस है। अरे नोक दिख रही तो डॉट। अच्छा, मतलब ये नहीं दिख रहा पीछे कैप है, ये नोक, नोक नहीं दिख रही है। ठीक, तुम लोग बड़े वाले हो हैं। समझ गए, यहां तक कोई दिक्कत। पहला एग्जांपल सुने। अब जैसे वायर है, ये आपको पॉइंट पी पे निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पी पे निकालना है। ठीक है, और क्यू पे भी निकालना है, दोनों जगह निकालना, पी पे भी और क्यू पे भी। तो फिंगर्स रखेंगे पी की ओर, राइट हैंड यूज करेंगे। कौन सा हैंड यूज करो बेटा, फिंगर्स। बेटा तुम निराश हो गए। फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट पी, फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट पी, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। पेन ऐसे लगाएंगे, कहां जा रहा है, इनवर्ड्स। अगर ऐसे आएगा तो इनवर्ड्स, अगर ऐसे आ गया तो आउटवर्ड्स। फिंगर्स, शांत रहो, फिंगर्स किधर रखते हैं, टुवर्ड्स दैट पॉइंट एट विच डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट पी, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिर ऐसे लगाएंगे इनवर्ड्स, क्रॉस। ठीक है, क्यू पे निकालेंगे, फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट क्यू, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पेन ऐसे लगाएंगे आउटवर्ड्स। सेकेंड एग्जांपल, अब जैसे वायर है, आपको पी पे निकालना है और क्यू पे निकालना है। तो पी पे फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट पी, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट टुवर्ड्स राइट है, ऐसे फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट पी, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पेन ऐसे लगाएंगे आउटवर्ड्स, डॉट। क्यू पे निकालेंगे क्रॉस। क्लियर, नोट कर लिया दोनों, जल्दी नोट करो। थर्ड एग्जांपल, अब जैसे ये सर्कल है, सपोज इसमें करंट ऐसे जा रही है, आपको सेंटर ओ पे निकालना है। तो आप कहीं पे भी निकाल लें, जरूरी नहीं कि आप यहीं निकालो या यहाँ, कहीं भी निकालो, हर जगह सेम आएगी।
फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट ओ, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, डॉट बाहर आ रहा है, ऐसे निकालेंगे तो भी कहीं भी निकालोगे डॉट आएगा। हाँ, अगर यहीं पे करंट की डायरेक्शन उल्टा कर दे, मतलब क्लॉकवाइज कर देंगे तो कैसा आ जाएगा, क्रॉस। ठीक है, अगर इस टाइप से करंट क्रॉस है, आपको पी पे निकालना है, क्यू पे निकालना है, आर पे निकालना है और एस पे निकालना है। इस बार करंट क्रॉस है, इस बार करंट कैसी है, क्रॉस। क्रॉस का मतलब इनवर्ड्स, यानी हमारा अंगूठा ऐसे जाएगा, क्योंकि थंब कहाँ रखते हैं, करंट की डायरेक्शन में। तो पी पे निकालना है, फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट पी, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट क्रॉस है, फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट पी, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। पेन ऐसे लगाएंगे, कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड्स ऑन पेपर प्लेन, B1 वेक्टर। क्यू पे निकालेंगे तो फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट क्यू, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट क्रॉस है, फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट क्यू, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। पेन ऐसे लगाएंगे, कहाँ जाएगा, अपवर्ड्स। आर पे निकालेंगे, फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट आर, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। फिंगर्स टुवर्ड्स पॉइंट आर, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। किधर आएगा, टुवर्ड्स राइट। और एस पे आ जाएगा टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, कोई डाउट? अगर यहीं पे क्रॉस के बजाय क्या होता है डायरेक्शन, डॉट, तो चारों डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट हो जाती है। ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन देखने आ रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो दो ही एप्लीकेशन पढ़ने हमें बायो सेवर्ट लॉ के। मैग्नेटिक फील्ड produced due to a straight current carrying conductor. हेडिंग डालें, एक लाइन लिख लें। हर प्रूवमेंट में आप शुरुआत में केवल एक लाइन लिख दिया करें बस, तो उसका डायग्राम बना के प्रूव कर देंगे। हेडिंग डाली सबने? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। लिखे, let us consider a straight wire Mn. Let us consider a straight wire Mn in which electric current I is flowing. बेटा लिखते नहीं हो, घर पे प्रैक्टिस नहीं कर तो यहाँ भी नहीं लिखोगे। यहाँ इसलिए लिखने कहते हैं ताकि प्रैक्टिस हो। देखो बातें कर रहे हैं, मतलब दुर्भाग्य, देखो भगवान खुद ही नहीं चाहते कि पास हो। लेट अस कंसीडर अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, क्या लिखा है, लेट अस कंसीडर अ स्ट्रेट वायर Mn इन विच इलेक्ट्रिक करंट I इज फ्लोइंग इन अपवर्ड्स डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट I इज फ्लोइंग इन अपवर्ड्स डायरेक्शन and we have to find magnetic field due to this wire at point P. हाँ देखें, बस इतनी लैंग्वेज सफिशिएंट है। ठीक है, तो पहले हम किसके कारण निकालेंगे, स्मॉल एलिमेंट के कारण। बायो सेवर्ट के एप्लीकेशन है ना, ये एप्लीकेशन किसके हैं, बायो सेवर्ट के। तो पहले हम किसके कारण निकालेंगे, स्मॉल एलिमेंट के कारण, फिर इंटीग्रेट कर देंगे, पूरे वायर के कारण आ जाएगा। समझ गए? तो ये स्ट्रेट वायर हो गया Mn, इसमें करंट I फ्लो हो रही है। हमें पॉइंट P पे निकालना है मैग्नेटिक फील्ड।
तो पहले हम किसके कारण निकालेंगे, स्मॉल एलिमेंट। समझाने के लिए हम ये एलिमेंट थोड़ा बड़ा लेते हैं, आप इमेजिन करो बहुत छोटा है, ठीक है, और जो इसकी लेंथ है वो dl, बिल्कुल जस्ट लाइक पॉइंट, ठीक है। अब जरा देखो, जब ये लेंथ बहुत कम है तो उसके द्वारा जो एंगल बनेगा वो भी बहुत कम होगा। इस एंगल को हम लोग कह रहे हैं डी फाई, और इस एंगल को क्या कह रहे हैं, फाई, ठीक है। इनको मिला दें अगर हम लोग, डॉटेड शो कर दो। इस एंगल को हमने क्या ले लिया, अल्फा, ये, और ये पूरा एंगल क्या ले लिया हमने, बीटा। ये पॉइंट Q हो गया, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, R, ये X मान ली हमने, ठीक है। इस एंगल को क्या ले लिया हमने, थीटा। यहां से इस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, और इस पॉइंट को क्या नाम दिया हमने, EFG। ई से हमने इस पे सीधे क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, ई से हमने सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, उस पॉइंट को क्या नाम दिया, G, ठीक है। तो अगर इधर 90 है तो अंदर जो एंगल है वो भी तो 90 होगा। स्ट्रेट लाइन में टोटल एंगल कितना होता है, 180, नहीं समझे। अगर ये एंगल 90 है तो जो EGP एंगल है, EGP, EG दिख रहा है सबको, EGP, ये भी तो 90 हो जाएगा, समझ गए। तो पहले हम इस स्मॉल एलिमेंट के कारण निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे तब पूरे वायर के कारण आएगा, ठीक है। तो इन ट्राइंगल EGP, EGP, EFG कह दो, इन ट्राइंगल EFG, साइन थीटा अप्लाई करो, साइन थीटा, परपेंडिकुलर कौन सा हो गया, EG, और हाइपो कौन हो गया, EF। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपो होती है, EG अपॉन EF। EF किसके इक्वल है, DL के, यानी EG इक्वल टू DL साइन थीटा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, EG इक्वल टू DL साइन थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, नहीं समझे। अब ट्राइंगल कौन सा ले रहे हैं, EGP, इन ट्राइंगल EGP, साइन डी फाई, साइन डी फाई, साइन डी फाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। परपेंडिकुलर क्या हो गया, EG, जो एंगल लेते हैं एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपो। तो EG अपॉन EP, EP कितना है, X, और साइन डी फाई किसके इक्वल हो जाएगा, फाई के, सॉरी डी फाई के, EG अपॉन X। ये तो जानते होगे एंगल जब बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल, समझ गए। सिंस डी फाई इज वेरी स्मॉल, ये पढ़ा हुआ ना लिमिट, साइन थीटा अपॉन थीटा इक्वल टू 1 इफ थीटा इज वेरी, थीटा टेंड्स टू 0, ठीक है। तो सिंस डी फाई इज वेरी स्मॉल, सिंस डी फाई इज वेरी स्मॉल, मल्टीप्लाई करो, EG इक्वल टू क्या आ गया, X डी फाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये भी EG वो भी EG, इक्वल कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या आ गया, EG इक्वल टू X डी फाई, सॉरी DL साइन थीटा, दोनों की इक्वल कर दो, DL साइन थीटा इक्वल टू X डी फाई, इक्वेशन नंबर 3। अभी हम इसको यूज करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत, सारे बच्चे यहां तक पहुंचे डायग्राम बना के।
और डायग्राम की प्रैक्टिस करें घर जाके बार बार। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, पता चला 30% के सहारे हो, उसमें ये आर्टिकल आ गया, कर ही नहीं पाए, मतलब क्योंकि प्रॉब्लम करोगे नहीं, थ्योरी के सहारे हो, ठीक है, और थ्योरी में पता चला प्रैक्टिस नहीं की। देखिए अब स्मॉल एलिमेंट के कारण निकाले यहां पे। स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट पॉइंट P produced at point P due to small element dl. Small magnetic field produced at point P due to small element dl. कितना आ जाएगा? dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए स्मॉल एलिमेंट से पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितनी है? x। स्मॉल एलिमेंट से पॉइंट P तक की डिस्टेंस कितनी है? x। कहाँ से लिखा? यूजिंग बायो-सेवर्ट लॉ। तो जहाँ पे dl साइन थीटा है वहाँ पे क्या लिख सकते हैं? x d फाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन एक्स स्क्वायर। जहाँ पे dl साइन थीटा वहाँ पे क्या लिख देंगे? x d फाई। कहाँ से वैल्यू रखी? फ्रॉम इक्वेशन 3। तो जहाँ पे dl साइन थीटा लिखा था वहाँ क्या लिख दिया? x d फाई। एक x कैंसिल हो गया। अब ट्राइंगल EPQ की बात करो। EPQ, इन ट्राइंगल EPQ कॉस फाई R अपॉन एक्स, तो x वैल्यू क्या हो जाएगी? R अपॉन कॉस फाई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन एक्स। एक x कैंसिल हो गया। अब x की वैल्यू रख दो R अपॉन कॉस फाई। x वैल्यू क्या हो जाएगी? R अपॉन कॉस फाई। देखो यहाँ पे कॉस फाई, बेस अपॉन हाइपो, बेस क्या हो गया? R, हाइपो क्या हो गया? x। अरे किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? EPQ। किस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं? EPQ। कॉस फाई, बेस अपॉन हाइपो, बेस क्या हो गया? R, हाइपो कितना हो गया? x, R अपॉन x। यानी x वैल्यू क्या हो गई? R अपॉन कॉस फाई। x ये क्या लिखोगे? R अपॉन कॉस फाई। x वैल्यू क्या पुट की हमने? R अपॉन कॉस फाई। कॉस फाई कहाँ जाएगा? ऊपर। ये dv आ गया, बस इंटीग्रेट कर दो आंसर। कोई भी स्टेप ना समझ में आए तुरंत पूछें। ये d फाई db की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? db की। यहां तक पहुंचे इक्वेशन 4 तक। इक्वेशन 4। कोई भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तुरंत पूछें। घर जाके इसका एक बार वीडियो भी देख लेंगे तो रिवाइज हो जाएगा पूरा, ठीक है। अब हम क्या देखेंगे? इंटीग्रेट करेंगे। इक्वेशन 4 तक पहुंचे तो बायो-सेवर्ट लॉ के दो एप्लीकेशन हम लोग के सिलेबस में है। तो एक ये पढ़ा है, एक कल पढ़ेंगे। कौन सा? सर्कुलर करंट लूप। सर्कुलर करंट लूप। फिर उसके बाद लॉरेंज फोर्स, उसके एप्लीकेशन। फिर परसों एम्पियर्स लॉ। कल लॉरेंज फोर्स उसके एप्लीकेशन हो जाएंगे। परसों क्या होगा? एम्पियर्स लॉ और उसके एप्लीकेशन, ठीक है। परसों तक खत्म हो जाएगा ये। तो जब मेन बैच में पढ़ाया था तो 8 टर्न में ख़त्म हुआ था। रिवीजन बैच में कितने खत्म हो रहा है? 3 टर्न पे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? Now total magnetic field produced at point P, टोटल मैग्नेटिक फील्ड। टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट।
बेटा शांत रहो, 5 मिनट बचा है बेटा, मान जाओ। टोटल मैग्नेटिक फील्ड की बात करेंगे। सुनिए, देखें, तो ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड निकाल लिया, अब टोटल निकाल लो। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड को किससे लिखेंगे? बी से। इंटीग्रेट कर तो कांस्टेंट बाहर ले लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, ये कांस्टेंट है, कॉस डी फाई, कॉस फाई डी फाई। हाँ सुनो, ये जो स्मॉल एलिमेंट है नीचे कहां तक जा सकता है? एम तक। क्या एम के नीचे भी जा सकता है? जब एम के नीचे वायर ही नहीं तो वो कहां से पहुंच जाएगा? तो ये नीचे कहां तक जा सकता है? एम तक। और ऊपर कहां जा सकता है? एन तक। तो जब ये स्मॉल एलिमेंट एम पे आ जाएगा, कहां किस पे आ जाएगा? तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस अल्फा। एक्स एक्सिस के नीचे इसलिए माइनस एंगल, एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो प्लस। और जब ये स्मॉल एलिमेंट एन पे आ जाएगा तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस बीटा, क्योंकि ये एंगल पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल कितना है? बीटा है ना। नहीं समझे? तो ये स्मॉल एलिमेंट एम के नीचे नहीं जा सकता, एन के ऊपर नहीं जा सकता। समझ गए? तो जब ये स्मॉल एलिमेंट यहाँ, जैसे स्मॉल एलिमेंट यहाँ आ गया तो फाई कितना हो गया? 0। फिर जैसे नीचे जाएगा फाई की वैल्यू निगेटिव होती जाएगी, और जब यहाँ पे एन पे आ जाएगा, सॉरी एम पे, तो फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अल्फा। लेकिन चूंकि नीचे की ओर है इसलिए माइनस अल्फा। समझ गए? माइनस क्यों लिया गया? समझ आया? क्योंकि एंगल एक्स एक्सिस के नीचे है। अब मान लेते हैं दो माइनस, सपोज ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री फॉर एग्जांपल। अल्फा कितना है? 30, एग्जांपल ले रहे समझाने के लिए, और बीटा मान लेते हैं 45 फॉर एग्जांपल। अब तुम अगर लिमिट ले लो 30 से 45 तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? तो ऐसे लगेगा जैसे ये 30 है और ये 45, तो केवल तुम यहां से यहां तक इंटीग्रेट कर लो। नहीं समझे? अगर तुमने एंगल लिया 30 से 45 तो ये पॉइंट का एंगल कितना हो गया? 30, और इस पॉइंट का एंगल कितना हो गया? 45। तो इसको तुम इतने वायर के कारण केवल निकाल लो। नहीं समझे? और जब तुम कहोगे -30 से 45 तो कहां से निकाल लो? एम से एन तक। -30 से +45 यानी यहां तक। नहीं समझे? तो m का एंगल कितना हो गया? -30, और n का एंगल कितना हो गया? +40। तो पूरा वायर कवर हो गया। अगर तुमने केवल क्या लिखा होता 30 से 40 तो तुमने केवल यहां से यहां तक इतने कारण निकलता है। नहीं समझे? बाई चांस अगर क्वेश्चन को ये बहुत अच्छा करना चाहें 3 मार्क्स या 5 मार्क्स में, और बीच के किसी छोटे से पोर्शन के कारण निकालना चाहें, तो फिर लिमिट अपने हिसाब से क्या करोगे? चेंज कर लोगे। मात्र केवल इतने से इतना पूछे तो 0 से 45 कितने भी वायर के कहा, अरे इसका एंगल 0 नहीं हो गया? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का इसके साथ एंगल कितना हो गया? 0 नहीं हो गया? समझ गए? मान लेते केवल इतने कारण पूछे तो, या कहीं से कहीं थे मान लेते इतने कारण पूछे, चलो इसका एंगल 30 डिग्री, इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो लिमिट को चेंज करके कितने भी वायर के कारण आप वहां पे क्या निकाल सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड। ये तो हम पूरे वायर के कारण निकाल रहे हैं, हो सकता है थोड़े से पोर्शन का पूछे कि इस एंगल से इस एंगल तक जो वायर है उसके कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा। समझ गए? कभी कभी क्या करते हैं, छोटा सा वायर लेते हैं, केवल इतने वायर ले लें और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहे हैं। नहीं समझे? वायर केवल कहां से स्टार्ट हुआ है? यहां से, समझे? और पूछ आपसे वहां रहे, ठीक? यानी वायर ये रखा हुआ है और पूछ यहां पे रहे मैग्नेटिक फील्ड। तो फिर ये एंगल देख लेंगे, मान लेते 30 है सपोज, तो 30 से 45 जो भी एंगल हो, तो एंगल को चेंज करके आप किसी भी सेगमेंट के कारण, वायर का सेगमेंट का मतलब पार्ट, आप उस पॉइंट पे क्या निकाल सकते हो? मैग्नेटिक फील्ड। नहीं समझ आया? हम क्या कह रहे हैं, समझ पा रहे हो? कुछ नहीं आ रहा है समझे? ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है? न्यूमेरिकल तो वैसे भी कहाँ करते हो तुम लोग, ठीक है? थ्योरी में आएगा तो पूरे कारण ही आना है। थ्योरी में तो आपको किसके कारण निकालना है? पूरे कारण। वो तो न्यूमेरिकल में ट्विस्ट करेंगे, आगे करेंगे तो। समझ गए? तो हम लिमिट को चेंज करके कितने भी वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। हमें यहाँ चूंकि पूरे वायर के कारण निकालना है इसलिए -अल्फा से +बीटा। समझ गए? हम क्या करें, कुछ समझ पा रहे हो?
तो माइनस अल्फा से प्लस बीटा, कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फाई माइनस अल्फा से प्लस बीटा। लिमिट कैसे रखते हैं? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो प्लस बीटा माइनस साइन माइनस अल्फा। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। आ गया बी की वैल्यू, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस, ये आपका आ गया। कोई भी फार्मूला प्रूव करेंगे बगल में क्या लिखेंगे? उसकी यूनिट। अगर लॉन्ग वायर है, फॉर अ वेरी लॉन्ग वायर, वेरी लॉन्ग वायर कहते हैं, और इनफाइनाइट लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ कह दें, तो अल्फा बीटा दोनों अप्रॉक्स कितने हो जाते हैं? 90। नहीं समझे? जैसे आप इसको नीचे लेते जाओ, अल्फा बढ़ता जाएगा, जब ये बहुत नीचे पहुंच जाएगा तो अल्फा अप्रॉक्स कितना हो जाएगा? 90। इसको ऊपर लेते जाओ, बीटा बढ़ता जाएगा। जब नहीं समझे? जैसे एंड पॉइंट यहाँ है, यहाँ को जाए, यहाँ ले लो तो बीटा बढ़ नहीं गया, यहाँ ले लो तो क्या होगा? और बढ़ गया। समझ गया? इसके ऊपर एक कमरा है, उसके ऊपर छत पे ले लें तो लगभग कितना हो जाएगा? 90। अभी नहीं समझे? तो बहुत लंबे वायर के लिए अल्फा बीटा दोनों अप्रॉक्स कितने हो जाते हैं? 90। नहीं समझे? तो क्या आ जाएगा बी की वैल्यू? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 91, साइन 91, 1 प्लस 1 2, साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 180 नहीं होता है, साइन 91, ये साइन 91, 1 प्लस 1 2। क्या हम चाइनीज बोल रहे हैं क्या? तो 1 प्लस 1 2, 2 से इसको काटेंगे, बी का क्या आ गया? म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन। तो ज़्यादातर आर्टिकल्स में, न्यूमेरिकल्स में हम लोग किसका यूज़ करते हैं? लॉन्ग वायर। अच्छा, यहाँ डायरेक्शन क्या आएगी मैग्नेटिक फील्ड की? क्रॉस। रूल नंबर 1, रूल नंबर 1। क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक। अब कैसे यूज करेंगे इस फार्मूले को? जैसे उन्होंने एक स्क्वायर दिया, क्या दिया? स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछा गया? इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ चुका है पेपर में। तो स्क्वायर दिया गया जिसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है? आई, और उसके सेंटर पे क्या पूछा है? मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक वायर के कारण निकालेंगे। किसके कारण? एक वायर, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कितना एंगल हो जाएगा? ये भी 45, ये भी 45। क्लियर? अभी नहीं समझे? तो अल्फा भी 45 हो गया, बीटा भी 45 हो गया, और आर की जगह क्या लोगे? a/2। पूरा a है, साइड कितनी है इसकी? a, तो आर की जगह हम क्या लेंगे? आर यहां से यहां तक डिस्टेंस होगी ना, तो आर की जगह हमें क्या लेना पड़ेगा? a/2। आर की जगह क्या लेना पड़ेगा? तो अगर हम बी का फार्मूला यहाँ पे निकालें, बी की वैल्यू, तो क्या आ जाएगी? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर की जगह a/2 साइन 45 प्लस साइन 45। लेकिन ये तो एक तार के कारण है, टोटल कितने हैं? 4 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया आंसर। 3 नंबर मिल जाएंगे खट से, इतना करने पे, इतना करने। लेकिन पता होना चाहिए कि ये फार्मूला लगेगा, और इससे ज़रूरी चीज़ ये है कि फार्मूला याद होना चाहिए। पहली बात तो पता हो कि ये फार्मूला लगेगा, फिर ये पता हो फार्मूला याद हो। अभी नहीं समझे? तो इस टाइप का जितने बार भी क्वेश्चन आया 3 नंबर में आता है, 3 मार्क्स। ठीक है, उसके बदले जो थ्योरी आएगी कम से कम 2 पेज की थ्योरी आएगी उसके बदले। समझ गए? और इतना छोटा न्यूमेरिकल है, बस आर की क्या लिखना है? a/2, और अल्फा बीटा दोनों कितने हैं? 45। स्क्वायर है ना, स्क्वायर के जो वो होते हैं डायगोनल्स, एक दूसरे को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। समझ गए? कोई डाउट? तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये फार्मूला क्या होता है? यूज होता है। ठीक है, अभी नहीं समझे? ओके, दैट्स ऑल।